नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं सना अमजद का वीडियो है। टाइटल है इंडियन ऑटो पार्ट्स कंपनी स्टॉप एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश क्राइम। तो स्टॉप तो नहीं किया है, हाँ मतलब स्टॉप कर दिया एक तरह से। एक्चुअली प्रॉब्लम भी हो रही थी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही है, वहाँ पे क्योस मचा हुआ है, वहाँ पे कंपनीज जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो प्रॉब्लम भी आ रही थी लेकिन रोक भी दिया है। मैं आपको सबसे पहले जो सीटीआई के चेयरमैन हैं उनकी बात सुनवा देता हूं ताकि खबर पुख्ता जानकारी आपको मिल जाए। सुनिए। सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल की मार्केट है और अगर हम भारत बांग्लादेश के ऑटो पार्ट्स बिजनेस की बात करें तो हर महीने भारत से लगभग 1000 करोड़ रुपए के ऑटो पार्ट्स का सामान बांग्लादेश को जाता है और बांग्लादेश अपने कुल आयात का लगभग 90% ऑटो पार्ट्स का सामान भारत से खरीदता है। 2023-24 में लगभग 7,30,600 शिपमेंट भारत से हुई है और लगभग 4,155 भारत के व्यापारियों ने लगभग 7,863 बांग्लादेश के व्यापारियों को ऑटो पार्ट्स का सामान भेजा, जिनमें मारुति, हुंडई, होंडा, टोयोटा, शेवरोलेट तमाम कंपनियों के ऑटो पार्ट्स के सामान दिल्ली के कश्मीर गेट से, पश्चिम बंगाल से आदि जगहों से बांग्लादेश को जाते रहे हैं। सुन लिया आपने। और मैं आपको बता दूं कि भारत जो है उसका ऑटो स्पेयर का जो पार्ट्स का जो मार्केट है वो पूरे एशिया में, जैसा कि इन्होंने बताया, सबसे बड़ा है। और हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग होती है स्पेयर पार्ट्स की वो बड़ी ज़बरदस्त होती है और इसका फ़ायदा पाकिस्तान भी बहुत पहले से उठा सकता था, नहीं उठा पा रहा। बांग्लादेश उठा रहा था लेकिन अब वही है कि भाई अब पंगे लोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब धीरे धीरे ये चीज़ें होंगी। अब देखना बांग्लादेश में क्या होगा। गाड़ियों की कीमत बढ़ेगी, स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे नहीं तो उनकी मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आएगी। देखते रहिए। फिर आपको चाइना से मंगाना पड़ेगा और अगर आप चाइना से स्पेयर पार्ट मंगाते हो वो 2 गुनी कीमत पर पड़ेगा। अगर एक नट बोल्ट भी आप मंगाओगे ना वो 10 रुपए के बदले 20 रुपए का पड़ेगा। तो और मजा आएगा, आपके डॉलर्स और खर्च होंगे। आपको भी पाकिस्तान बनना है, आपके भी फॉरेक्स रिजर्व में 10 बिलियन से नीचे लेकर आना है और ये हो जाएगा। अभी तो शायद 19-20 बिलियन डॉलर हैं आपके पास फॉरेक्स रिजर्व में। आपके फॉरेक्स रिजर्व में 19-20 बिलियन डॉलर हैं। 19-20 बिलियन क्या होते हैं? यूं हवा होंगे, यूं। आप देखते रहिए। भारत को अकड़ दिखाने वाले बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए अब इंडिया की सरकार के साथ साथ इंडियन कंपनीज भी मैदान में आ चुकी हैं। बांग्लादेश पिछले कुछ दिनों से इंडिया को आंखें दिखा रहा था, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने अब बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया कि खाने पीने की जो चीज़ें इंडिया से बांग्लादेश एक्सपोर्ट की जाती थी उन तमाम पर रोक लगा दी। उसके बाद इंडिया के अंदर बांग्लादेशों के खिलाफ क्रैकडाउन। नहीं, ये खबर सही नहीं है। खाने पीने के सामानों पर कोई रोक नहीं है, बिल्कुल रोक नहीं है। मैं ये खबर आपको दिखा देता हूं। बांग्लादेश को आलू की जरूरत थी। आई थिंक 300-400 टन आलू जो है या 250 टन आलू भारत ने ट्रेन के जरिए भेजे हैं। और ये बांग्लादेशी अखबार की खबर, ये मेरी खबर नहीं है। वहां पे आलू महंगा हो गया, 90 टका का 1 किलो आलू हो गया। मतलब 90 रुपए बांग्लादेशी में 90 रुपए में 1 किलो आलू हो गया। तो आलू की कमी थी तो हमने आलू भेजा है। तो ये मत कहिए कि हमने खाने पीने का सामान रोक दिया, बिल्कुल नहीं रोका है। खाने पीने का सामान नहीं रुका। ये तो फर्जी न्यूज़ है ये कि चावल बैन कर दिया और ये बैन कर दिया और वो बैन कर दिया। नहीं बैन किया। और बांग्लादेश खुद बहुत चावल उत्पादन करता है, राइस प्रोडक्शन में बांग्लादेश भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऑटो स्पेयर पार्ट्स पे ये काम जरूर होगा। क्रैकडाउन शुरू हो गया। वो बांग्लादेशी जो गैर कानूनी तौर पर इंडिया के अंदर रह रहे थे उनकी पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई। लेकिन अब जो इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, ऑटो पार्ट कंपनीज हैं, वो भी बांग्लादेश से काफ़ी नाराज नजर आ रही हैं। लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया है कि वो 1 महीने तक कोई भी ऑटो पार्ट जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये अपने आप में इतना बड़ा फैसला है कि अगर इंडिया अपने इस फैसले पर कायम रहा तो बांग्लादेश में चलने वाली गाड़ियां बंद हो जाएंगी। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। बांग्लादेश को कोई बुरा हाल नहीं होने वाला। ठीक है, एक मुल्क के लिए अगर इंडिया नहीं दे रहा तो उसमें उसका लॉस है। ठीक है, उसके लिए और बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। अगर ये कहे कि शेख हसीना वाजिद चली गई है तो उसके बाद इंडिया सिर्फ उसी के साथ ही चल रहा था, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई मुल्क किसी के जाने से रुक नहीं सकता। यहाँ पे नए लीडर आए, नए लोग आएंगे, नई सोच आएगी, नई जवान आएंगे। यानी कि जितना भी ये सब कुछ नया होगा तो टाइम लगेगा, लेकिन टाइम के साथ समझ जाएगा सब कुछ। सर, अभी तो बांग्लादेश रुक गया है ना। चलिए, आपके इस लॉजिक को मैं आपकी ही कंट्री पर लागू करता हूं सर।
2019 में, आज से 5 साल पहले, आपके जो प्यारे प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, तो खान साहब ने ट्रेड बंद कर दी, भारत से बंद कर दी। भारत से कोई सामान नहीं जा रहा। क्या आपके यहाँ हालात ठीक हैं? क्या आपने उससे पार पा लिया? क्या महंगाई कम हो गई है? आपको पता है, आप जाकर पता करिए, आपके यहाँ चीजें हमारे यहाँ से जा रही हैं, लेकिन कीमत ज्यादा देनी पड़ रही है, आपके डॉलर्स ज्यादा खर्च हो रहे हैं उस चक्कर में। जो चीज ट्रेड होने से जो चीज 1 रुपए में मिल जाती है वो आपको 2 रुपए में मिल रही है वाया दुबई। तो नुकसान भारत का हुआ या पाकिस्तान का हुआ? सोचिएगा। आप लोग पटाख से ये लॉजिक देते हैं, पहले अपने पर लागू करके देखिए कि आपके यहां ये लॉजिक काम कर रहा है। नहीं कर रहा तो फिर दूसरे के यहां कैसे करेगा? क्या आपके यहां नई सोच नहीं आई है? अब ये सब फालतू की बकवास की बातें करिएगा कि नहीं बांग्लादेश कर लेगा और ये कर लेगा वो कर लेगा। घंटा नहीं कर पाएगा। जब आप नहीं कर पाए, 5 साल हो गए, कैसे आलू प्याज खा रहे हैं आप? आटा कैसे रुपए किलो खा रहे हैं? गैस कैसे रुपए किलो, कैसे सिलेंडर आ रही है आपके पास? कितने का आ रहा है? आइडिया है कुछ? तेल कैसे लीटर आ रहा है आपके यहां, खाने का तेल? आइडिया है कुछ? आज से 5 साल पहले और 5 साल में फर्क दिखा आपको? ज्ञान देने तो चले आते हैं, लेकिन नॉलेज धेले भर की नहीं है ना। देखिए, हम बात करें तो अगस्त के महीने में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद की जो कहले हुकूमत थी उसका तख्ता पलट गया था, लेकिन आज तक जो है बांग्लादेश एहतजाजों की आग में क्यों जल रहा है? फिर इसकी सबसे मेन रीज़न यही है कि जिसने मुल्क हमारा पाकिस्तान तोड़ा था ना, उनके मुंह पे तमाचे बज रहे हैं, आज उन्हीं के पुतले जलाए जा रहे हैं। जिन्होंने मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं, आज उनके मुंह पे थप्पड़ बज रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। अगर ये कहें कि प्याज नहीं मिल रहे, टमाटर नहीं मिल रहे या कुछ नहीं मिल रहा, तो उसके लिए और बहुत सारे कंट्रीज पड़े हैं। जैसे उनका अभी वो बांग्लादेश की बात कर लें तो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, तो पाकिस्तान ऑलवेज उसके साथ खड़ा होगा। मुझे जहाँ तक कहना चाहिए कि पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो इस चीज़ को कभी ठुकराएंगे नहीं, वो बल्कि उसका साथ देंगे और उसको अपने साथ खड़ा करेंगे। क्यों खड़ा होगा पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ? क्या हम 1971 की वॉर भूल गए हैं? क्या हम 93,000 का जो ताना हमें इंडिया मारता है, क्या हम वो भूल गए हैं? क्या हम भूल गए कि कैसे बांग्लादेश ने मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश? मैं तो वही बात कर रहा हूँ ना कि आपकी जब सबसे बड़ी चीज है वो भूल गई नहीं गई, उसके रीजन जिन्होंने तोड़ा था वो तो तोड़ के खत्म हो गया। अब नई यूथ आई है, नए लोग आए, नया कुछ करेंगे, कुछ बड़ी चीज सोचेंगे। ये नहीं होगा कि जैसे हमारे ये छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं उसमें नया मुल्क तोड़ा नहीं जाता, बल्कि उसका हल निकाला जाता है। मुल्क तोड़ने की बात नहीं की जाती, उसके साथ चलने। नए युवा आए हैं, नए लोग आए हैं, नई सोच आई है। पाकिस्तान में कुछ नया आया? आप कर पाए? आप मिसाल बने? पहले खुद तो करके दिखाओ जनाब। बाकी बात ये करेंगे वो करेंगे। मालदीव्स के लिए भी आप लोग यही कह रहे थे, अफगानिस्तान के लिए भी आप लोग यही कह रहे थे। आप लोग की अकल नहीं इतनी सी है, दूर का गेम नहीं समझते हो आप लोग। अभी भी आप बांग्लादेश वाले मामले में दूर का गेम नहीं समझे हो। जब रिजल्ट आएगा ना तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको आंसर लाने का प्रोसेस नहीं पता। जब रिजल्ट आ जाएगा तब आपको समझ में आएगा, शिट ये क्या हुआ। देखते चलिए। चलने की बात की जाती है। अगर हम चल सकते हैं तो हम चलेंगे। अगर मीडिया को हमने टमाटर चाहिए तो कुछ भी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि हमारे हुक्मरान को, हमारे लीडरान को उनको देना चाहिए, और यही मैसर होगा सबसे। सर दे रहे हैं, हमने उन्हें चीनी जो है काफी बड़ी तादाद में जो है एक्सपोर्ट की है, लेकिन बात यह कि हम इस हालत में नहीं है कि हम किसी दूसरे मुल्क की मदद कर सकें। अभी तो हमें खुद मदद की जरूरत है। फिर बांग्लादेश हमारी तरफ क्यों देख रहा है? हम तो खुद जो है दूसरे ममालिक की तरफ देखते हैं, यूरोप ममालिक की तरफ देखते हैं, IMF की तरफ देखते हैं। हमारा मुल्क एक ज़रूरी मुल्क है, उसके लिए जो चीज़ बांग्लादेश को चाहिए वो उनको अवेलेबल होगी। हमारे मुल्क में ऐसी कोई सी इंडस्ट्री नहीं है जो वो नहीं कर सकते। हमारा मुल्क को अगर एक्सपोर्ट के मौके मिलते हैं तो वो ज़रूर करेगा और उसको पिक करेगा। अगर ये कहें कि इंडिया ही सिर्फ मौजूद है, तो इंडिया कभी भी ये ना सोचे कि इस मुल्क दुनिया में सिर्फ इंडिया ही है जो लोगों को ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान अवेलेबल है, बहुत सारे ममालिक ऐसे अवेलेबल हैं। किसी के पीछे हट जाने से कोई मुल्क बंद नहीं हो जाता, कोई चीज़ें ख़त्म नहीं होती। और इंशाल्लाह बांग्लादेश के मैं हक़ में हूँ, क्योंकि मुझे इसलिए उसके हक़ में हूँ कि मैं, मेरा इस्लामी ममालिक है, मेरे भाई हैं, मेरे साथ चलने वाले हैं, तो मैं उनको हमेशा ऑलवेज उनके साथ खड़ा हूँ। और मैं अपने हुक्मरान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ खुदारा उनके साथ खड़े रहें और उनको सपोर्ट करें। कैसे इंडिया के बगैर सर्वाइव करें, क्योंकि बांग्लादेश अगर तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचा है। आप कर रहे हैं सर्वाइव हमारे बगैर? आपके यहाँ टमाटर क्यों इतने महंगे मिल रहे हैं? ज़रूरी मुल्क है ना। आपके यहाँ प्याज इतने महंगे क्यों मिल रहे हैं? ज़रूरी मुल्क है ना। आपके यहाँ वीट इंपोर्ट क्यों करनी पड़ रही है? ज़रूरी मुल्क है ना। कभी सोचा इस बारे में? और आप हमारे बगैर नहीं चल सकते। तो 264 स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, $264 मिलियन का सामान आपने पिछली बार हमसे क्यों खरीदा है? सब कुछ होने के बाद वाया दुबई।
शर्म नहीं आती आप लोगों को बोलते हुए? मैं फिर कहता हूं, आप लोगों की आदत है ना कि आप लोग बड़ी बड़ी बातें बोलने को तो बोल देते हो, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। 264 268 जितने भी हैं, $1 मिलियन का सामान क्यों खरीदा? दवाइयां हमारे यहां से क्यों खरीद रहे हो? नहीं चल सकते हो तो बंद करो ना, है हिम्मत? अबे बेगैरती, बंद कर देना। गैरत बची है तो दवाइयां खरीदना बंद कर। और दवाइयां, मैं तो पाकिस्तानियों से कहूंगा, अगर जरा भी गैरत तुम लोगों में बची है, जरा भी, मेड इन इंडिया दवाइयां खाना बंद कर दो। अपने मरीजों को भारत भेजना बंद कर दो। जाओ जहां कराना है कराओ, दुबई करा लो, सऊदीया करा लो, अमेरिका करा लो, लंदन करा लो, जहां मन करे कराओ, जाओ यूरोप में करा लो। हमारे क्यों भेजते हो? वो लड़की का हार्ट ट्रांसप्लांट करना था, क्यों भेजा हमारे यहां? कराओ ना जाके वहां पर। सारी ये हवा हवाई बातें ना, पट्ट से नंगे हो जाओगे, एक्सपोज हो जाओगे फटाक से। इस्लामी मुल्क है बांग्लादेश कोई बात नहीं। पहुंचा है तो उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 90% इंडिया ने जो है बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। वहाँ पे खाने पीने की अशिया देखें, ऑटोमोबाइल्स की हम बात करें, वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, हम बिजली की बात करें। आई डोंट केयर इंडिया, मैं इंडिया को मतलब कोई परवाह नहीं है मुझे इंडिया की, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। इंडिया अगर नहीं दे रहा तो उसकी मर्जी है। अगर एक्सपोर्ट है उनके एक रास्ते बंद होंगे तो दूसरे बहुत उनके पास रास्ते खड़े पड़े हुए हैं। मुल्क ये पाकिस्तान ना देगा तो और बहुत सारे कंट्रीज पड़े हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो गया, बांग्लादेश इस वक्त रो रहा है। टाइम लगेगा ना, हर चीज को टाइम लगता है। ऐसे फौरी थोड़ी तेज हो जाती है, हर चीज को खत्म टाइम लगता है। ऐसे अचानक कोई भी चीज नहीं बन जाती। अगर एक चीज को तोड़ा जाए, चीज समझ नहीं आ रही कि इंडिया के साथ ये लोग इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हैं। इनको पता नहीं है कि इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी है और इंडिया ने बांग्लादेश को कितना जो है वो सपोर्ट किया है। ये इंडिया के साथ क्या कर रहे हैं? इंडिया के खुद भूखे मर रहे हैं। इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी है। सिर्फ सोशल मीडिया, जितना उनका सोशल मीडिया झूठ बोलता है ना, मेरे ख्याल से कोई इस वक्त दुनिया में कोई इतना सोशल मीडिया झूठ या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया झूठ नहीं बोलता होगा। सबसे ज्यादा अगर झूठ पाया जाता है तो वो इंडिया की पाया जाता है। रिसेंटली अब एक वाकया ले लें जहाँ पे इमरान खान के वो जो कंटेनर का एहतजाज हुआ था डी चौक पे, तो उनकी एक तस्वीर दिखाई जा रही थी कि एक बंदा नमाज पढ़ रहा था और पुलिस ने गिरा दिया। हाँ, उनको वो चीज़ नजर आई, लेकिन उनको ये नहीं चीज़ नजर आई कि जो अजमेर शरीफ में उन्होंने कर रहे हैं कि उनका मंदिर निकला है। ये वो इंडिया सिर्फ बाकायदा एक फसाद बर्पा करता है और फसाद के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। अगर वो चाहता है कि ये चीज़, तो हम जो सच दिख रहा है उसको झूठ मान लें। अगर वो मस्जिद हमारे मंदिर को तोड़ के बनाई गई है और उसके सबूत वहां पे दिख रहे हैं तो हम उनको ना माने। फर्ज कीजिए आपकी कोई मस्जिद है जिसके ऊपर तोड़कर मंदिर बना दिया गया है, भारत में नहीं कहीं और, पाकिस्तान में ही मान लीजिए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, और आपको नजर आ रहा है कि यार नीचे मस्जिद के मुझे चिन्ह नजर आ रहे हैं, मस्जिद नीचे नजर आ रही है, उसके ऊपर मंदिर बना हुआ है, आप छोड़ देंगे उसको? छोड़ देंगे? यही तो दिक्कत है। आप लोगों का जो माइंडसेट है ना, कब्जे वाला है, हमने कब्जा कर लिया ना, अब ये हमारा हो गया, हमारे बाप का है। अब तेरे बाप का नहीं, वो मेरे बाप का है। उसके सबूत दिख रहे हैं वहां पर तो मेरे बाप का है, मंदिर के खंबे दिख रहे हैं वहां पर, तो मैं लेकर रहूंगा ना, अपनी चीज मैं नहीं छोड़ूंगा। और इसमें क्या गलत कर रहा हूं मैं? क्या आप छोड़ देंगे अपनी चीज? कल को मैं आपके घर पे कब्जा कर लूं, तो आप मान जाएंगे कि वो मेरा हो गया, या उसके लिए लड़ेंगे? प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा एक तरफा। ये चीज़ें ख़त्म हो तो ये उनके ये झूठ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और सोशल मीडिया को ख़त्म करना पड़ा है, झूठ ख़त्म करना पड़ा। लेकिन झूठ उनमें कूट के भरा है। वो इतने नफरत अंगेज बातें करती है मीडिया उनकी कि बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। सर, पाकिस्तान की मीडिया के बारे में क्या ख्याल है? आग तो पाकिस्तान का मीडिया भी लगाता है, दोनों तरफ से आग लगती है, ताली दोनों हाथों से ही बजती है। ऐसा कभी पाकिस्तानी मीडिया नहीं करता। पाकिस्तानी मीडिया हमेशा पॉजिटिव चीज़ दिखाता है, वो चीज़ दिखाता है जो किसी के लिए। बेटा तुझे चैलेंज है, तू अगली बार सना के वीडियो में फिरा, सना हाथ में कुरान लेकर आएंगी और कुरान पर हाथ रखकर यह बात कह दे, कुरान पर हाथ रखकर बात कर दे, अगर असली मुसलमान है, सच्चा मुसलमान है, गैरत बची है तेरे में अंदर, तो कुरान पर हाथ रखकर, ये जितनी बातें तूने कही ना, कुरान पर हाथ रखकर कहनी है। तेरा मीडिया जो जहर उगलता है ना, हमारे मीडिया की एक क्लिप दिखा देना, तुम्हारी किरण नाज, फिजा अकबर खान जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हैं हमारे पीएम के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए, अगर एक भी क्लिप तूने दिखा दी ना अगर भारत की तरफ से कि हमारी एंकर्स उस लैंग्वेज में, उस गाली गलौज, उस घिनौनी लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम्स पेश करती हैं या करते हैं, जो कहेगा वो मान लूंगा।
अगर एक बाप की औलाद है तो करियो ये बात, वरना मैं समझ लूंगा तू कई बापों की औलाद है। मिर्ची इसलिए लगा रहा हूं, ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि तुझे गुस्सा है, और गुस्सा आकर तू थोड़ा रिसर्च करे, गुस्सा आकर तू अपने मीडिया को जाकर देखे और तब ये बात कहे। सरेआम झूठ बोलना ये कर रहे हो तुम, डिफेंड करो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे तो मत करो जिसकी पोल 1 सेकंड में खुल जाए और उसके बाद तुम नंगे हो जाओ, फिर तुम्हारे बाप पर सवाल उठे। जब वो आगाज करते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान उसको कोई उनको उनकी हकीकत उनको दिखाता है। पाकिस्तान मीडिया हमेशा अपनी आँख को सच दिखाता रहे और इंशाल्लाह दिखाता रहेगा। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि जब हम 1971 की इतनी बड़ी वॉर भूल के बांग्लादेश को एक बार फिर से सपोर्ट करने को तैयार हैं, तो फिर हम कश्मीर का मसला एक तरफ रखकर इंडिया के साथ ताल्लुकात दोबारा से बेहतर क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि देखें, इंडिया इस वक्त दुनिया की उभरती हुई मौशी ताकत है, इंडिया की हर इंडस्ट्री आप उठा के देख लें। करना नहीं ना चाहता। इंडिया का एटीट्यूड, गरूर और ये चीजें उनके लिए बड़ी मायने रखती हैं, लेकिन है वो किसी काम के नहीं है। सिर्फ छोड़ने के अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं है। अच्छा। बात खत्म हो गई है। मैंने मीडिया की बात की, मीडिया उनका जितना मर्जी छोड़ता रहे छोड़ देता है। आप नहीं मानते कि इंडिया जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है? नो, अगर जैसे मर्जी जितना मर्जी पैसा लगाया जाए, जब तक उनको। अब मैं नहीं मानता कि तू अपने बाप की असल औलाद है। जो तेरा अब्बू है, मैं कहता हूं कि नहीं तेरा फर्जी अब्बू है, अब्बू तेरा कोई और है। अब मेरे मानने से कुछ होता है क्या? तू मुझे गालियां ही देगा ना, कैसी बात कर रही है, ये तो ये है, मैं भी वही करूंगा। तेरे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? सूरज के आगे चिराग दिखाओगे तो उससे सूरज को भी फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं कितना भी कह लूं कि तू तेरा अब्बू जो है वो असली बाप नहीं है, तेरा बाप कोई और है, तेरा अब्बू कोई और है, तू मानेगा? नहीं मानेगा। सिंपल। उनको अमेरिका उठा रहा है, वो उठते रहेंगे। नहीं उठाएगा तो कुछ भी नहीं, वो किसी काम के नहीं है। हाँ, कर लेते हैं बात उनकी, किसी न किसी हद तक वो ठीक होंगे। उनकी जो मोदी सरकार है वो काफी टाइम से उनकी हुकूमत रही है, लेकिन ज़ाहिर बात है जब एक हुकूमत को इतना टाइम दिया जाएगा तो अगर वो फिर भी कुछ नहीं कर सकती तो फिर लानत भेजते हैं ऐसी हुकूमत पे। हमारी गवर्नमेंट 3 साल टिकती है, 3 साल नहीं टिकती, उसके बाद कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन यही वजह है ना कि वहाँ पे सियासी इस्तेकाम होने की वजह से वहाँ पे तरक्की हो रही है, वहाँ के लोगों को रोजगार के मौके मिल रहे हैं। सर, दुनिया का हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भाग के इंडिया में जा रहा है, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कोई आने को तैयार नहीं है, ना इन्वेस्ट करने को तैयार मिल रहा है ना उनको। जैसे हमारे पाकिस्तान में हमें कौन चीज ले रही है, आप जानते हैं, खुफिया एजेंसी। आप जानते हैं उस अलादीन के चिराग को जो हमारी गवर्नमेंट्स को गिराते हैं। आप जानते हैं उस अलादीन के चिराग को जिसने हमेशा हमें ख़राब किया। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट ने 5-6 साल पूरे नहीं किए। जब अगर कोई कर लेता है तो उनको अगर उससे तकलीफ होती है, वो कमाओ पुत्र नहीं कमा के लाता तो दूसरा कमाओ पुत्र को आगे कर देते हैं। अब इसने मांग लिया, दूसरे को मांगने के लिए भेज देते हैं। तो ये सिलसिला जब चलता रहेगा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? उनके पास एक ही है, उनकी कोई सुनता नहीं है। तो जो अलादीन है वो मेरा ख्याल है जब तक साइड पर नहीं होगा तो तब तक मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। क्या बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकता है, जैसे इंडिया ने इनकी तमाम तर ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया? जरूर कर सकता है। और कोई भी मुल्क किसी मुल्क के साथ कभी भी आगे नहीं जाता होता। मुल्क अपने पाँव पे खुद खड़े होते हैं और हर चीज़ अगर किसी के साई के नीचे रह के आप कामयाबी हासिल करते हैं। अबे पाकिस्तानी गजब चोमू है, गजब चोमू है। तो अगर कोई मुल्क किसी मुल्क के साथ खड़ा नहीं हो सकता तो तेरा मुल्क क्यों लेटा पड़ा है 78 साल से? भीख पर चल रहा है तेरा मुल्क। शर्म नहीं आ रही तुझे ये बात करते हुए? एकदम बेगैरती। 78 साल में तुम लोग कुछ नहीं कर पाए बे, एकदम नल्ले हो बे। और ज्ञान दे रहा हूं यहां पे कि कोई मुल्क किसी के बिना नहीं चलता। तो $1-1 बिलियन के लिए कभी सऊदी अरबिया के आगे, कभी यूएई के आगे, कभी IMF के आगे काहे लेट रहे हो बे? अपनी इज्जत क्यों नीलाम कर रहे हो? क्यों सो रहे हो उनके साथ? इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानी यार, बहुत प्यार करता हूं मैं पाकिस्तानियों से, क्योंकि अपनी इज्जत ऐसे उतारते हैं ना 1 ही मिनट में, उनको पता भी नहीं होता कि मैंने अभी अपनी इज्जत अपने हाथों उतार दी। कामयाबी हासिल करते हैं तो फिर वो आपकी कामयाबी नहीं है, तो फिर वो आपकी नाकामी है। कभी भी साया आपसे दूर हो सकता है। अगर आप अपनी कामयाबी के पीछे या अपने साए के नीचे रह के अपने बाजू और अपनी ताकत पे अगर अपना साया करते हैं तो फिर आप कामयाब हैं और वो कामयाबी हमेशा रहती है। सर, क्या नाम है आपका? मुनीब। सर, आपको पता है कि दिन ब दिन इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। इंडिया ने पहले बांग्लादेश के प्याज पर, आलूओं पर और खाने पीने की चीज़ों की एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, लेकिन ये सब कर रही थी पहले इंडिया की सरकार। लेकिन अब जो इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, वो मैदान में आ गई। उन्होंने कहा जी हम भी अब बांग्लादेश को मज़ा सिखाएंगे कि किस तरह इंडिया से पंगा लिया जाता है। लिहाजा उन्होंने 1 महीने के लिए जो उनके पार्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। क्या कहना चाहेंगे?
देखिए उनके साथ इंडिया के साथ जो मामला थे बांग्लादेश के, वो ऑलरेडी बेहतर थे। जब इंडिया ने हमेशा ना बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। इंडिपेंडेंस के टाइम भी जब बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस हो रही थी, पाकिस्तान मुसलमानों के साथ उनके मामला खराब थे, बट इंडिया वालों ने उनको सपोर्ट किया, हिंदुस्तान उनको सपोर्ट किया हर मामला में ना। तो आपको इस बात का एहत देना चाहिए था इंडिया को कि वो आपसे एक स्टेप ऊपर थे, वो देने वाला उनका हाथ था, तो उनके साथ मामला ठीक रखने चाहिए थे। मुझे लगता है कि रीज़न जो है, मेन रीज़न इसके पीछे ये है कि उन्होंने जो हिंदुओं के साथ जो बिहेव किया है, स्टूडेंट्स के साथ टॉर्चर करते रहे हैं, ठीक है, और कुछ कत्ल भी किए हैं नौजवान इंडिया के, तो उन्होंने सोचा कि अगर हमारे मुल्क के लोगों को या हमारे रिलीजन के लोगों को आप जो है इस तरह टॉर्चर करोगे या तंग करोगे, तो इट्स अ नेगेटिव थिंग जो ये कर रहे हैं। तो बाद में सपोर्ट भी आप उनसे ले रहे हैं, तो ये डिप्लोमेटिकली और लॉजिकली ये चीज़ समझ नहीं आती कि कंट्री आपको मामला हुए भी यहीं से ही खराब हैं कि जब बांग्लादेश ने अपने मुल्क के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, खवातीन के रेप किए, बच्चों पर तशद्दुद किया, उनके घरों को जो है लूटा, उनकी दुकानों को जलाया, उनके मंदिरों को डिमोलिश किया, उसके बाद इंडिया ने ये एक्शन लिया। इन्होंने अब जो है 3 दिन से दिल्ली पुलिस जो है वो ये क्रैकडाउन करे कि जितने बांग्लादेशी इंडिया के अंदर गैर कानूनी रह रहे हैं उनको पकड़ पकड़ कर जो है बाहर निकाला जा रहा है इंडिया से। एग्जैक्टली ये पॉइंट बिल्कुल सही है आपका कि इस वजह से ही हुआ है, क्योंकि रिलीजन जो है वो एक पॉइंट था जहां हर कम्युनिटी जो है वो ट्रिगर कर जाती है। पाकिस्तान है, इसमें इस मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई स्टेप लेंगे किसी दूसरी कंट्री में, तो उनके साथ ऑब्वियस सी बात है कि मामला जो फॉरेन मामला है वो खराब होंगे। तो फॉरेन अफेयर्स आपने किसी कंट्री के साथ रखनी है, सही रखनी है। एक तो होता है 50-50 कि अगर हम हैं और ईरान है, हम 50% उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके मुश्किल टाइम में, और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं हमारे मुश्किल टाइम में, तो समझ आती है बात। लेकिन एक कंट्री जो आपको सपोर्ट कर रही है, फॉरेन एड दे रही है, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, आपकी क्राइसिस के टाइम में आप उनकी कम्युनिटी के लोगों के साथ इस तरह बिहेव करेंगे कि आप उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनके घर वालों को तंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इट्स नॉट अ गुड थिंग के जो कर रहे थे ये। और जो रिस्पांस इंडिया का है ये आई थिंक इट्स वैलिड। इट्स सवाल मेरा ये है कि क्या इंडिया के बगैर, इंडिया की सपोर्ट के बगैर बांग्लादेश सरवाइव कर सकता है? क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि इनको तमाम तर सपोर्ट जो है वो इंडिया की थी। जब ये मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना तो वाहिद इंडिया था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, उनको जो है हर लिहाज से ऊपर ले जाने की कोशिश की। मैं ये समझता हूँ, इन माई ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग, ये ओपिनियन है कि इंडिया की सपोर्ट के साथ ही बांग्लादेश जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। एक टाइम पे आके बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से अच्छी हो गई हुई थी, इकोनॉमी उनके इकोनॉमिकल रिलेशंस जो थे वो बेहतर हो गए थे। और मैं पहले भी ये बात मानता हूँ कि हम एज अ पाकिस्तानी हमें भी कोलैबोरेशन चाहिए इंडिया के साथ ना। हम स्टेट ऑफ कंपटीशन में इंडिया के साथ कि हमने उनके साथ कम्पीट करना है। IT सेक्टर में हमारे से बहुत आगे हैं, हर फील्ड में हमसे आगे हैं, इतने स्टेप आगे कि हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। तो बांग्लादेश को भी चाहिए था कि वो कम्पीट ना करता, कोलैबोरेट करता, क्योंकि वो हमेशा से उनकी हेल्प करते आए हैं। तो इन माय ओपिनियन अभी वो स्टेट ऑफ क्राइसिस में है कि इंडिया की सपोर्ट के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी जो है वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो सकते हैं। बट यू नेवर नो, एक्सेप्शंस आर देयर, पॉसिबिलिटी है कि वो सर बांग्लादेश की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो कितनी मुतासिर होने वाली है? क्योंकि इस वक्त जो दिल्ली के अंदर ऑटो पार्ट्स के व्यापारी हैं उन्होंने ये एक्शन लिया कि हम 1 महीने तक कोई ऑटो पार्ट जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कितना नुकसान होने वाला है इससे बांग्लादेश को? पहले तो वो भूख से मरेंगे, अब वो गाड़ियों से भी जा रहे हैं। डेफिनेटली अगर पहले भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो पहले भी जो है वो उनकी इंडस्ट्री, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो इंडिया से एक्सपोर्ट करने के बाद जो है वो अच्छे तरीके से चल रही थी ना, मतलब कि उनके मामला ठीक चल रहे थे। अभी डेफिनेटली उनको एक शॉक लगेगा, उनको एक फॉरेन शॉक लगेगा कि उनके मामला जो है वो बंद हो गया, उनके साथ ट्रेड बंद हो गई है, तो ये डेफिनेटली क्राइसिस में उनको लेके आएगा। तो यू नेवर नो अब क्या होगा आगे। पहले ही बांग्लादेश एक नई सूरत हाल में गया है, वहाँ पर हसीना वाजद की हुकूमत थी, उसके बाद एक इनकलाब, जैसे लोग कहते हैं इनकलाब आया, और इनकलाब के बाद एक नई हुकूमत आई है वहाँ पर, जिसमें लोग कहते हैं ये अवामी हुकूमत है। बहुत से स्टूडेंट थे जिनकी स्ट्रगल से ये सारा कुछ हुआ, और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी हसीना वाजद, वो जो है यहाँ से इंडिया भागकर चली गई। अब बांग्लादेश को ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की है कि वो हसीना वाजद जो है वो इंडिया क्यों गई हैं और उन्होंने उनको पनाह क्यों दी है। बिल्कुल सर, ठीक है ना। अगर ये दोनों आपस में इतने ही सगे थे, बांग्लादेश और इंडिया, हाँ। क्योंकि देखें जो ताल्लुकात होते हैं ना वो एक आप ये बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक इसका काउंटर लॉजिक देता हूं। शेख मुजीबुर रहमान को जिसने मारा उसको कनाडा ने अपने यहां रिहाइश दी, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। शेख मुजीबुर रहमान की जिसने हत्या की उसको कनाडा ने अपने यहां शरण दी हुई है, रखा हुआ है। क्यों? तो मर्डरर था। शेख हसीना ने तो ऐसा कुछ नहीं किया।
और हमने तो दलाई लामा को भी रखा हुआ चीन से भागकर, मतलब तिब्बत से भागकर, जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो दलाई लामा भागकर भारत आए, हमने भारत में भी उनको शरण दे रखी है। किसी की जान बचाना है, किसी को रखना, ये कोई बुरा थोड़ी ना है। अब दाऊद इब्राहिम को भी तो आपने रखा हुआ है, रखा है कि नहीं रखा है? क्यों नहीं सौंप देते आप हमें? नहीं सौंप रहे ना। तो आपने तो एक क्रिमिनल को रखा है। शेख हसीना तो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, और अगर अभी भी देखें तो डेमोक्रेटिकली चुनी हुई प्राइम मिनिस्टर वही थी, इलेक्शन के बाद चुनी गई थी। बांग्लादेश में भी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो इलेक्शन के बाद चुनी गई डेमोक्रेटिक तरीके से, तो प्राइम मिनिस्टर अभी भी शेख हसीना ही है। आदमी के दूसरे आदमी से नहीं होते हैं, मतलब एक सदर के दूसरे सदर से नहीं होते हैं। ताल्लुकात जो होते हैं वो एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ होते हैं, ठीक है ना जी। अब देखें बांग्लादेश की जो भी, अब देखिए सीरिया से बशर असद भागा तो रशिया ने उसको पनाह दे दी कि नहीं दी? तो कौन सही है कौन गलत है? पनाह देना प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को जानबूझकर मरते हुए नहीं छोड़ सकते अगर प्रॉब्लम में है तो, और वो भी तब जब आपके उनसे अच्छे संबंध रहे हों। शेख हसीना हो या उनके फादर हो मुजीबुर रहमान हो, उनसे भारत के अच्छे संबंध रहे, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जैसे असद के संबंध पुतिन से थे तो उन्होंने रखा, जैसे दलाई लामा के संबंध हमसे थे तो हमने रखा, आज भी है। चीन इससे चढ़ता है। जो भी सूरत हाल थी उनकी इंटरनल सूरत हाल थी, उस पर कोई पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान है उसने कोई मुदाखलत नहीं की। वहाँ पर जो एक जमहूरियत के लिहाज से जो हुकूमत वजूद में आई उसको पाकिस्तान ने तस्लीम किया, जबकि इंडिया जो है वो अभी भी तस्लीम करने पर राज़ी नहीं है, सच पूछें, क्योंकि वो ये चाहता ही नहीं था कि हसीना वाजिद की हुकूमत यहाँ से ख़त्म हो, क्योंकि वो ज़्यादातर तो उसके ताल्लुकात बांग्लादेश। यार गजब, तुम लोग बिल्कुल नासमझ टाइप की बातें करते हो यार तुम लोग। शेख हसीना से पहले क्या जो विरोधी पार्टियां थी जिनकी भारत से नहीं बनती, क्या उनकी भी हुकूमत नहीं रही? क्या खालिदा जिया की हुकूमत नहीं रही है? क्या बीएनपी वालों की हुकूमत नहीं रही है? क्या तो अगर हम चाहते तो हम उसको रोक देते, अगर हमारी इतनी ही दखल होती वहां पे तो हम खालिदा जिया की हुकूमत ना बनने देते। कैसी बातें करते हैं आप लोग यार, कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं होता, कोई आपके लोगों के पास सबूत नहीं होता। और अगर हमारी दखल इतनी मजबूत होती तो हम तो शेख हसीना का तख्ता पलट होना ही नहीं देते। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। और शेख हसीना अभी थी ना, तो तीसरा टर्म था उनका, उसके पहले कौन था? उसके पहले खालिदा जिया की भी तो सरकार रही है ना, वो एंटी इंडिया रही है ना सरकार। बेवकूफों की तरह आप लोग एनालिसिस करने लगते हैं, आप लोगों को बात समझ में नहीं आती है। छोड़ो, रहने दो यार। अब देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी हो रही है, जैसी खुशी उनको अफगानिस्तान में हुई थी, जैसी खुशी उनको मालदीव्स में हुई थी, वैसी खुशी इनको यहां भी हो रही है, बांग्लादेश में भी हो रही है। लेकिन मेरी बातों का यकीन करिए, रिजल्ट कुछ और निकलेगा। जैसे बाकी जगहों पर निकला ना, यहां पे रिजल्ट कुछ और निकलेगा। इसके पीछे का गेम कुछ और है। आपको क्या लगता है कि भारत ने भी क्यों तख्ता पलट होने दिया? क्या हमें नहीं पता है कि शेख हसीना चाइना से करीब हो रही थी? क्या हमें नहीं पता कि चाइना से बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट जो है शेख हसीना ने चालू करवाए बांग्लादेश में? क्या हमें नहीं पता? तो आपको क्या लगता है कि शेख हसीना हमारे लिए फायदेमंद थी? अगर फायदेमंद थी तो चाइना की तरफ जाती ही नहीं। वो चाइना से भी फायदा उठा रही थी, वो भारत से भी फायदा उठा रही थी, हमें ये मंजूर नहीं था। अब इसको मैं कहने लगूं कि भाई भारत ने खेल किया होगा। आप हमारे दुश्मन को, जब हम आपकी सारी मदद कर रहे हैं, आप हमारे दुश्मन को अपनी जगह में, देश में जगह दे रहे हो, तो हमें तो एतराज होगा। और चाइना को जगह मिल रही थी, पोर्ट्स मिल रहे थे, उसकी सबमरीन्स आ रही थी, उससे हथियार खरीद रहे हो, तो क्या पता ये गेम कहीं और से हुआ है। शेख हसीना को सबक सिखाने के लिए भारत ने गेम कराया हो। आप बताओ, सोचिए कभी इस बारे में, इस एंगल से भी तो सोचिए, ये भी तो एंगल है भाई। वो शेख हसीना चाइना गई थी ना, भी आप जाके खबर पढ़िए ना, जब ये पूरा बवाल हुआ उसके पहले वो चाइना में ही तो थी। तो क्या भारत ये बर्दाश्त करेगा कि चाइना की दखल जो है वो बांग्लादेश में बढ़ती जाए, जहां पर उसकी दखल ऑलरेडी मौजूद है? नहीं है ना। इस एंगल से भी सोचिए कभी। बहुत सारी चीजें होती है सोचने के लिए,
ये जरूरी नहीं है कि शेख हसीना हमारी दोस्त दिख रही है तो हमारी दोस्त ही है। कई चीजें ऐसे भी करनी पड़ती हैं। मालदीव ने इतना विरोध किया तब भी हम मदद कर रहे हैं ना। अभी भी इतना यूनुस विरोध करा तब भी हम मदद कर रहे हैं ना। आलू भेजा है ना हमने। इसके सब लॉन्ग टर्म की चीजें। आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,